नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतवर्ष में नीट स्कैम के बारे में खबरें चल रही हैं। क्या है नीट स्कैम, क्या खबर, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले नीट क्या है। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्ज़ाम है फॉर अंडर ग्रेजुएट के लिए। आपको बता दूं कि नीट एग्ज़ाम मेडिकल कोर्स, आयुष कोर्स और डेंटल कोर्स के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है और आप अपनी डॉक्टरी की तैयारी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको मैं क्लियर कर दूं, नीट से पहले AIPMT होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होने के बाद में फिर स्टेट वाइज और कॉलेज वाइज एक प्री मेडिकल टेस्ट भी ये कॉलेज वाइज लेते थे और लेने के बाद में फिर वो अपने विद्यालय, अपने कॉलेजों में इनका एडमिशन देते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन सबको रिप्लेस करके इनके स्थान पर नीट UG 2013 लाए, यानी 2013 में नीट को लाने का प्रावधान किया गया। लेकिन आपको क्लियर कर दूं, कई राज्यों में नीट के लिए प्रोटेस्ट किया गया, उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। विरोध करते करते 2016 से नीट चालू हो गया था। मैं आपको क्लियर कर दूं, 2016 से लेकर 18 तक नीट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे वो CBSE कराता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराता था। 2018 के बाद में अगर बात करें, 2019 से इसका जो एग्ज़ाम कराते थे वो कराने लगा NTA। NTA एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एक ऑटोनोमस एजेंसी है। और इस ऑटोनोमस एजेंसी की बात करें, ये 2017 में एस्टेब्लिश्ड हुई और 2019 में पहला नीट एग्ज़ाम इसके द्वारा कंडक्ट किया गया। ये जो नीट स्कैम की बात चल रही है, ये 2024 की बात चल रही है। मैं आपको बता दूं, 9 फरवरी 2024 में NTA ने अपनी वेबसाइट पर नीट के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म डाल दिए थे और एक महीना दिया था नीट के एग्ज़ाम को के फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे डेट इंक्रीज होती गई और लोग फॉर्म भरते गए। उसके बाद क्या हुआ कि 5 मई 2024 में इसका एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद में NTA ने अपनी वेबसाइट पर OMR सीट डाल दी, उसकी आंसर की डाल दी, बच्चों ने चेक किया गया, जब तक कोई दिक्कत नहीं। फाइनल प्रॉब्लम जो स्कैम की बात आई वो आई 4 जून 2024 में, जब NTA ने नीट का रिजल्ट घोषित कर दिया। उसके बाद बच्चों ने अपना रिजल्ट देखा, आंसर की से मैच किया गया तो बच्चों के नंबर्स जो बन रहे थे और आंसर की में जो नंबर आ रहे थे उसमें बहुत ही मेजर मार्क्स का डिफरेंस था। 50 नंबर से 80 नंबर से 100 तक का डिफरेंस आ रहा था, एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा था। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में नीट के स्कैम की बात खुलने लगी। मैं आपको बता दूं, नीट का एग्ज़ाम 4 सब्जेक्ट में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं, टोटल क्वेश्चन 200 आते हैं। हर सब्जेक्ट में आपको 45 क्वेश्चन करने होते हैं, इसका मतलब आप टोटल 180 क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको बता दें कि एक क्वेश्चन का 4 नंबर्स मिलते हैं और एक गलत क्वेश्चन का -1 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब यदि आप पूरा नीट में 180 क्वेश्चन भी कर लाते हैं तो 180 × 4 यानी कि 720 नंबर से ज़्यादा आपके नंबर नहीं होने चाहिए। ये एक मैक्सिमम नंबर्स होते हैं। आपको बता दूं कि जब रिज़ल्ट आया था तो 67 लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की थी। आपको बता दें, अगर पहले से कंपेयर आप करते हैं पिछले साल से, तो 2023 में केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे थे, 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 लाए थे। 2022 का रिजल्ट देखा जाए तो 4 स्टूडेंट ऐसे थे जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाए थे। 2021 देखें तो 3 स्टूडेंट ऐसे थे। इसका मतलब अगर हम पास्ट के एग्ज़ाम से देखें तो कोई भी 4 या 5 ही टॉप कर पाते हैं, 67 टॉप नहीं कर पाते हैं। इस बार दूसरी बात ये बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया था और केस जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने NTA से क्वेश्चन किया कि ऐसा कैसा हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 तर्क दिए उसमें। पहला तर्क ये दिया कि पेपर ईजी था। तो अगर पेपर ईजी था तो एक्सपर्ट, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, उन्होंने पहले ही ये डिसाइड कर लिया था, ऐसे उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट आया है। जो एक्सपर्ट सब्जेक्ट के होते हैं उन्होंने कह दिया था इस बार कट ऑफ उतना नहीं जा पाएगा, तो भी लोगों ने टॉप कैसे किया। अगर NTA कह रहा है कि पेपर सिंपल था, तो दोनों के विचारों में मतभेद हो गया। दूसरा NTA का रीज़न ये है कहने का कि पिछले साल के कंपेयर में इस साल 3 लाख जो स्टूडेंट्स थे वो अधिक बैठे थे, इसलिए इस बार कंपटीशन ज़्यादा था। ठीक है, मान लेते हैं। तीसरा जो इसका रीज़न है वो ये है कि उनमें 67 में से 44 लोगों को क्वेश्चन जो गलत था उनकी ग्रेस नंबर दिए गए हैं, सबको कॉमन नंबर दिए गए हैं। और जिसमें से 6 लोग थे 67 में से टोटल 50 लोगों को
ग्रेस नंबर से पास किया गया है, जिसमें से 67 में 44 जो थे वो जो क्वेश्चन गलत हो गए थे उसका मार्किंग मिली है, और 6 जो थे वो लॉस ऑफ टाइम के कारण उनको मार्किंग दी गई है। ऐसा उनका स्टेटमेंट है। अब इसके बाद आपको बता दूं 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो जो क्वेश्चन गलत थे, एक क्वेश्चन देखिए मैं आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। Statement 2, atoms of each element are stable and emit their characteristic spectrum. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. आपको बता दूं इसका आंसर जो नई एनसीईआरटी की बुक है वो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। 4 नंबर का आंसर होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा है कि 2018 यानी कि ओल्ड एडिशन जो एनसीईआरटी का है उसको सेकंड आंसर को भी करेक्ट माना गया है। यानी कि ओल्ड एडिशन में सेकंड ऑप्शन यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड को करेक्ट माना गया है, और जो नया एडिशन है उसमें 4th नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट माना गया है। इसका मतलब ये है कि एक्सपर्ट का कहना ये है कि दोनों क्वेश्चनों को आपको सही मानना चाहिए। इसके बाद एनटीए ने बोला है कि 15,000 से ज़्यादा जो आपत्ति आई हैं वो इसी क्वेश्चन पे आई हैं। उसके अलावा लॉस ऑफ टाइम के ऊपर जो एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को जो तर्क दिया है वो तर्क 2018 क्लैट के एग्ज़ाम का तर्क दिया है। क्लैट का एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी कैटेगरी में डिसाइड हुई थी कि आप लॉस ऑफ टाइम के ऊपर मार्किंग क्लैट में दे सकते हो, लेकिन स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी में मेंशन भी कर दिया था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए लॉस ऑफ टाइम की फैसिलिटी नहीं होगी। तो भी एनटीए ने ये काम किया, और आपको बता दूं एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात मान ली है कि हम लॉस ऑफ टाइम के हमारे जो भी उनका नोटिफिकेशन आया था उसमें लॉस ऑफ टाइम या ग्रेस वाली कैटेगरी के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया था, इसलिए उस कैटेगरी को वो हटाने के लिए राजी हो गई हैं। और 1563 बच्चों का ऐसा मुद्दा सामने आ रहा था, जिसमें से 1563 बच्चों से एनटीए ने बोला है उनको 2 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। पहला ऑप्शन उन्होंने ये दिया है कि या तो आप दोबारा से एग्ज़ाम दे दें, और अगर आप दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो हम विदाउट ग्रेसिंग अपना मार्किंग एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्या नीट का जो 1563 का ही मुद्दा था, क्या पेपर लीक की बातें सामने आई, क्या ये सच है? मैं आपको बता दूं जितने भी पूरे भारतवर्ष में हमारा जो देश है वो पूरा युवा देश है, और युवा देश है तो हमारे देश का जो निर्माण होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों से होता है, क्योंकि युवा देश है। तो अगर इसी तरह से पेपर लीक होने लगे, एक 16-17 साल का बच्चा, 15-16 साल का बच्चा लगातार तैयारी करता है, कई सालों से तैयारी करता है और कोशिश करता है कि मैं आज नहीं तो कल डॉक्टर बनूंगा, देश के काम आऊँगा, और लास्ट में जब वो तैयारी करने के बाद अपने एक स्टेप पर पहुँच जाता है और बाद में खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, बाद में खबर आती है कि नीट स्कैम। तो क्या भारतवर्ष में ऐसा ही चलता रहेगा? मैं भारत सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर ये पेपर लीक ही होना है तो एग्ज़ाम होने की ज़रूरत ही क्या है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे कि पेपर लीक के मामले में आपको सतर्कता से कानून बनाना चाहिए। ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि ये पेपर लीक होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। पेपर लीक होना कोई आम आदमी के हाथ में नहीं है, इसका कोई ना कोई अलग से गिरोह है। कोई आम आदमी पेपर को लीक नहीं कर सकता। प्रिंटिंग प्रेस में पेपर जाते हैं वो पेपर को लीक नहीं कर सकते, वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ रहती है। पेपर्स बाहर मतलब पेपर्स का आवागमन से पेपर लीक नहीं हो सकता। पेपर को लीक करने के लिए कोई ना कोई मेन व्यक्ति इसमें शामिल होता है। मैं भारत सरकार से और राज्यों से ये अपील करना चाहता हूँ कि खासकर ये पेपर लीक के मामले को आप ख़त्म कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है इसके पीछे में कानून बनाइए, और जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। नमस्कार।